अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। जी बेटा, फर्स्ट है हाली स्टूडेंट्स। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। हमने कल की क्लास में क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड्स के कुछ डिफरेंसेस पढ़े थे। आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं और लास्ट वन डिफरेंस को हम जरा डिटेल में पढ़ेंगे। आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था, हो सकता है मैं उसे डिटेल कह रही हूँ और आप लोग उसे एक ही बार में समझ लें। इट्स अप टू यू। तो जो लास्ट वन पॉइंट बनता है डिफरेंसेस का, दैट इज एन आइसोट्रॉपी एंड आइसोट्रॉपी। एन आइसोट्रॉपी एंड आइसोट्रॉपी, इसका क्या मतलब होगा भाई, सीख लेते हैं। एन यानी डिफरेंट, आइसोट्रॉपी यानी कोई प्रॉपर्टी। ये बात तो आप जानते हैं ना, एक्स वाई और जेड तीन डायमेंशंस आपके पास मौजूद हैं किसमें, क्रिस्टलाइन सॉलिड। फिजिकल प्रॉपर्टीज, अगर कहा है फिजिकल तो इसका मतलब वो प्रॉपर्टीज जो आप फिजिकली देख सकते हैं। मेल्टिंग पॉइंट यानी जिसको आप विजुअलाइज कर सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट है ना, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी बेंडिंग ऑफ लाइट, ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टल्स। और फॉर एग्जाम्पल आपके लिए अगर मैं यहाँ पे मेंशन कर दूं तो एक दो के नाम मैं आपको बता दूं, कंडक्टेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सही है। इन फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात, द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टल्स लाइक कंडक्टेंस, refractive index are different in different directions. Are different in different directions. भाई डायरेक्शन एक्स वाई और जेड डिफरेंट है तो उनकी प्रॉपर्टी तभी तो डिफरेंट है, यानी उनका बिहेवियर एक्स डायरेक्शन में अलग होगा, उनका बिहेवियर वाई डायरेक्शन में अलग होगा। फॉर एग्जाम्पल इसके लिए आपके सामने मैं खास तौर पे ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जो आप पेंसिल्स में यूज करते हैं, हेक्सागोनल है और यहाँ उसकी मैं आपको लेयर्स बता रही हूँ कि वो किस तरीके से इंटरनली स्ट्रक्चर मौजूद है। सही, अब ये इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास होना चाहती है और ये किस में अरेंज है जी, ये जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है ये हॉरिजॉन्टली अरेंज है यानी एक्स डायरेक्शन। तो यहां से कंडक्शन पॉसिबल है, लेकिन अगर इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्शन ये हो और ये इस तरह मौजूद हो, यानी ये एक्स एक्सिस पे ना हो बल्कि ये कैसे अरेंज हो, वाई एक्सिस पर, तो ये बात अपने दिमाग में बिठा लें कि क्योंकि एक्स और वाई में डिफरेंस है, इसीलिए अगर मैं इसको अरेंज भी करूंगी एक्स और वाई के लिए तो यहाँ पर कंडक्शन पॉसिबल नहीं। दिस बिहेवियर इज नोन एज एन आइसोट्रॉपी। जाहिर सी बात है, आप एक्स पे रखेंगे तो प्रॉपर्टी अलग, वाई पे रखेंगे तो प्रॉपर्टी अलग और जेड पे रखेंगे तो प्रॉपर्टी अलग। एक्स वाई जेड है तभी तो प्रॉपर्टी डिफरेंट हो रही है। लेकिन अब अगर मैं आपसे कहूं कि जितने भी अमॉर्फस होते हैं ना, दे आर आइसोट्रॉपिक, सही ना, अमॉर्फस सॉलिड्स आर आइसोट्रॉपिक। कोई बता सकता है ये आइसोट्रॉपिक क्यों होंगे? आइसोट्रॉपिक मींस, आइसो मीन सेम, ट्रॉपिक मतलब प्रॉपर्टी, सेम प्रॉपर्टी। इनकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी डायरेक्शन के चेंज होने से। जाहिर सी बात है, यहाँ कोई थ्री डायमेंशनल पैटर्न मौजूद ही नहीं है।
तो जब 3 डायमेंशनल पैटर्न यहाँ पे मौजूद ही नहीं होगा तो आप कैसे उसको x, y और z में रखकर चेंज करवा के देखेंगे? नो। इसका मतलब प्रॉपर्टीज थ्रू आउट क्या रहेंगी? सेम। इसका मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज remains same in all directions. फिजिकल प्रॉपर्टीज रिमेन सेम इन ऑल डायरेक्शन। जाहिर सी बात है उसकी डायरेक्शन ही है एक्स वाई जेड, 3 डायमेंशनल है ही नहीं, तो आपके पास वो भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। सही। तो आपने ये याद करना है कि इसके लाइन एंड अमॉर्फस आता है 5 मार्क्स के लिए, तो काइंडली इसे अच्छे से याद कीजिएगा। यहां तक ये टॉपिक खत्म। अब जो आप पढ़ेंगे वो है टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स। आपने टाइप्स ऑफ सॉलिड्स पढ़ा, क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस। अब ये जो आप पढ़ रहे हैं ये टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स, इसको आप टाइप्स ऑफ सॉलिड्स भी कह सकते हैं। लेकिन किस बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। On the basis of forces of attraction, यानी हम क्रिस्टल्स के दरमियान कौन सी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन? तो इसकी 4 टाइप्स हैं। आयोनिक क्रिस्टल्स, कोवेलेंट क्रिस्टल्स, एटॉमिक क्रिस्टल्स, जिसका दूसरा नाम है मेटालिक क्रिस्टल्स, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स। इनको मैंने जिस पैटर्न पे लिखा है ये एक दूसरे के साथ इन फॉर्म ऑफ डिफरेंसेस ज्यादा बात पूछी जाती। नाम ही बता रहा है, आयोनिक क्रिस्टल्स कंटेन्स आयंस, इसका मतलब आयोनिक बॉन्ड। कोवेलेंट क्रिस्टल्स कंटेन्स, नाम बता रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड। टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सी? कोवेलेंट। एटॉमिक क्रिस्टल्स, मेटालिक क्रिस्टल्स में कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? मेटालिक बॉन्ड। और मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स में वीक वंडरवॉल फोर्सेस, जिसे आप लंदन फोर्सेस के नाम से जानते हैं। जी वो यहाँ पर भी मौजूद हैं। तो अब हम पढ़ते हैं इन्हें भी कुछ इस पैटर्न पे कि दोनों को साथ साथ पढ़ाऊंगी, आयोनिक और कोवेलेंट को, इस तरह कि आप इनको बाद में क्लियरली नोट्स में से भी देख सकें और आप आसानी के साथ इसे याद भी कर सकते हैं इन फॉर्म ऑफ डिफरेंस। तो सबसे पहले हम जो पढ़ रहे हैं वो है आयोनिक क्रिस्टल्स। ये क्रिस्टल्स किस पे कंसिस्ट करते हैं? कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस। और आप जानते हैं पॉजिटिव को आप क्या कहते हैं? कैटायंस। और नेगेटिव को आप क्या कहते हैं? एनाइन। और पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट। यानी ये आयंस किसके जरिए एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होते हैं? हेल्ड टुगेदर बाय दो ऑपोजिट चार्जेस हैं,
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। जब कभी भी आप फिजिक्स या केमिस्ट्री में दो ऑपोजिट चार्जेस के दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को कंसीडर करते हैं तो आप उसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सही, तो ये बात याद रखें, अगर यहां इंडिविजुअल कैटाइन और एनाइन मौजूद होगा, सही ना, उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं, जब तक उसे अट्रैक्ट करने वाला कोई और आइन मौजूद ना हो। एंड ड्यू टू this force of ions, transfer of electron, transfer of electron taking place in between atoms। अगर कोई ये इस बात का जवाब सोच रहा है कि ये आयंस बने कैसे, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, ट्रांसफर। एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन देता है और पॉजिटिव, दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन लेता है और वो नेगेटिव। और इन पॉजिटिव नेगेटिव के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगी उसे आप क्या कहते हैं, आयोनिक बॉन्ड। अगर मैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे जाऊं तो ये बात याद रखें, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इतनी स्ट्रांग होती हैं कि इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई। क्यों भाई, हाई मेल्टिंग पॉइंट ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक forces of attraction। अगर कभी पूछ लिया जाए why ionic crystals have strong, why ionic crystals have high melting point, तो आप कहेंगे this because strong forces of attraction among the ions positively and negatively। Next, conduct electricity। Infused, फ्यूज का मतलब होता है मेल्टेड, थोड़ा सा मेल्ट हुआ। इन्फ्यूज्ड और सॉल्यूशन फॉर्म, कभी भी प्योर सॉलिड फॉर्म में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, या तो आप इसको पानी में डिजोल्व कर लें या फिर आप इसको फ्यूज फॉर्म में लेकर, फ्यूज मतलब पिघला लें, थोड़ा सा मेल्ट कर। दे ऑल आर हार्ड एंड ब्रिटल, दे ऑल आर हार्ड एंड ब्रिटल। आपने कभी सुना है इसकी एग्जाम्पल, अगर आप अपने जहन में सोच रहे होंगे ना तो बिल्कुल सही सोच रहे होंगे, सॉल्ट। जो आप सॉल्ट की बात करते हैं NaCl, वो बिल्कुल वही है, सॉल्ट। तो आपने कभी सुना है कि वो जो सॉल्ट है उसको आप रॉक सॉल्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि वो पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ ग्रो कर रहे हैं और उनकी ग्रोथ क्या होती है, इनडेफिनेट होती है। इसीलिए हम उसको रॉक सॉल्ट क्यों कहते हैं, उसको हम रॉक सॉल्ट इसलिए कहते हैं कि वहां पर वो क्लस्टर फॉर्म में ग्रो कर रहा है। अगर मुझे यहाँ से सॉल्ट निकालना है तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा, और ब्रेक करने के बाद फिर हमें इसे क्रश करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर हम उसे यूज करते हैं। तो क्या, इनडेफिनेट, इसीलिए तो ये रॉक्स की फॉर्म में होते हैं। ये जमीन के नीचे जो है वो डिफरेंट काइंड ऑफ आयनिक सॉलिड्स क्या होते हैं, मुख्तलिफ बड़े बड़े स्टोन्स की फॉर्म में फॉर्म हो रहे होते हैं। इनडेफिनेट ग्रोथ ऑफ क्रिस्टल्स।
until it is broken, या तो हम जब तक इसको तोड़े नहीं, और stopped, या फिर हम इसे स्टॉप करवा दें। किससे भाई? ग्रोइंग से। एग्जाम्पल अगर मैं लूं यहां पर, तो NaCl, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, calcium chloride, they all are salts which are ionic in nature. ये सब salts। लेकिन अगर मैं यहाँ पर आपसे बात करूं आयोनिक के बाद किसकी? आयोनिक क्रिस्टल्स की सारी बातें आपने देखी, कोवेलेंट क्रिस्टल्स की। तो कोवेलेंट क्रिस्टल क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड in between atoms. What is covalent bond? Covalent bond का मतलब होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कोवेलेंट बॉन्ड इस फॉर्म, यहाँ ना इलेक्ट्रॉन लॉस होगा ना गेन, कोई आयन नहीं बनेगा, इस फॉर्म when sharing of electron is taking place. When sharing of electron is taking place, जब भी इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर होंगे, सही, तो यहाँ पे क्या होगा? कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म। तो ये जो कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं ना, आर वेरी स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग क्यों होते हैं? कोई भी अपनी शेयरिंग ब्रेक नहीं करना चाहता, क्योंकि उसको पता है अगर उसने ऐसा किया तो वो अपनी आइडेंटिटी लॉस कर दे, वो अपनी एनर्जी क्या करेगा? लॉस कर दे। अगर मैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक आपको बताऊं, तो कैरेक्टरिस्टिक में ही डिफरेंट चीजों को हम साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे। लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी is required. Conductance depend upon substance, कौन सा substance है, and its arrangement, यानी substance जैसा होगा वैसे ही उसकी conductance होगी। अगर मैं आपको इसकी एग्जाम्पल बताऊं ना, डायमंड, ग्रेफाइट, सिलिका, सिलिका जिसे आप सैंड कहते हैं, कार्बोरेंडम जिसे आप जो है वो कंप्यूटर माउस में यूज कर रहे होते हैं, हैवी बॉल, बकी बॉल जिसे आप कह रहे होते हैं, आप कोल ले लीजिए, ग्रेफाइट ले लीजिए, सिलिका ले लीजिए, दे ऑल आर कोवेलेंट क्रिस्टल्स। और आप जानते हैं डायमंड, डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। डायमंड एंड ग्रेफाइट बोथ आर मेड अप ऑफ कार्बन। डायमंड एंड ग्रेफाइट बोथ आर मेड अप ऑफ कार्बन। अब जरा और से देखते हैं और एक बात समझते हैं। जरा हम डायमंड की बात करें, दो बातें हैं और उन दोनों बातों को मैं एक ही रीजन से समझाऊं। डायमंड क्या होता है? हार्ड, सही, और इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? हाई। और ये इंसुलेटर है, यानी ये नॉन कंडक्टर है।
क्यों? जबकि आप डायमंड को क्या, आपको डायमंड की कटिंग के लिए भी डायमंड की जरूरत पड़ती है. देयर इज द नेसेसरी, whenever you require to cut the diamond piece, then you require diamond, or now the laser machines, they are required for this purpose. इस डायमंड में जिसको मैंने कहा कि कार्बन मौजूद है, सही है ना? अब गौर से समझिएगा. डायमंड का स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल. टेट्राहेड्रल, टेट्रा मीन्स चार और हेड्रल मीन्स क्या होता है? कॉर्नर. हर कार्बन अपने से चार कार्बन के साथ क्या होता है? कनेक्टेड. क्या कहा मैंने? हर कार्बन अपने से चार कार्बन के साथ क्या होता है? कनेक्टेड. अगर आप देखें तो स्ट्रक्चर बड़ी तेजी से ग्रो होता हुआ नजर आ रहा है ना? अगर मैं एक कार्बन कंसीडर करूं तो वो चार कार्बन के साथ आपको कनेक्टेड नजर आएगा. दिस वन, 1 2 3 4. अजान कंप्लीट हो जाए फिर मैं आपकी बात करती हूँ. तो जब हम डायमंड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो डायमंड का स्ट्रक्चर है टेट्राहेड्रल और यहाँ बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री. Each carbon is connected with 4 other carbon atoms. Each carbon is with 4 other carbon atoms. तो इसका मतलब there is no any free electron, है ना? हर कार्बन कितने कार्बन के साथ कनेक्टेड है? 4. नो फ्री इलेक्ट्रॉन. तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो यहाँ पे कंडक्टेंस पॉसिबल नहीं. और नो फ्री इलेक्ट्रॉन और ईच कार्बन फॉर्म्स 4 कोवेलेंट बॉन्ड with other carbon atoms. सही. और इसकी वजह से स्ट्रक्चर क्या हो रहा है? हार्डेस्ट. कोई जगह ही नहीं है खाली, हर जगह से कार्बन कनेक्टेड. अगर कभी आपसे पूछा जाए ना व्हाई डायमंड इज हार्ड,
आप उसका जवाब दे सकते हैं। कभी आपसे पूछा जाए व्हाई डायमंड शोज द हाई मेल्टिंग पॉइंट, तो आप उसका जवाब दे सकते हैं। व्हाई डायमंड इज द बेड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो आप कहेंगे जस्ट बिकॉज। सारी बातें जो मैंने आपको अभी समझाई हैं वो आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। each carbon is connected with 4 other carbon atoms. There is no any free electron for the movement of flow of current, due to which they behave like the non-conductor. लेकिन अगर मैं ग्रेफाइट की बात करूं, यस ग्रेफाइट होता है सॉफ्ट, सही। और अगर मैं आपसे कहूं इसका मेल्टिंग पॉइंट, तो यस इसका मेल्टिंग पॉइंट डायमंड के मुकाबले में तो क्या है, लो। वैसे बाकी तमाम की तरह हाई ही कहलाएगा, सही है, लो एज कंपेयर टू डायमंड। वैसे हाई है, ये बात याद रखिएगा, लेकिन अगर आप सिर्फ डायमंड से कंपैरिजन पे लिख रहे हैं तो आप लो लिखेंगे, वैसे आप क्या लिखेंगे, हाई, सही है। और इसकी डेंसिटी भी क्या होती है, यानी इतना हार्ड नहीं है, इसीलिए मैंने कहा कि ये सॉफ्ट है, सही। और अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो ग्रेफाइट स्ट्रक्चर है ये ट्राइगोनल होता है। ट्राइगोनल कैसे, ईच कार्बन इज कनेक्टेड विथ 3 अदर कार्बन एटम्स। और आप जानते हैं कार्बन ग्रुप 4 से बिलोंग करता है, तो 4 वैलेंसी तो कंप्लीट करनी है। तो फिर हर कार्बन का फोर्थ वन कहाँ जाएगा, वो फ्री इलेक्ट्रॉन नजर आता है। हर कार्बन 3 कार्बन के साथ कनेक्टेड होगा, लेकिन उसका फोर्थ वन जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कनेक्टेड नहीं, वो फ्री होगा। और इसी वजह से ये जो हम ट्राइगोनल कहते हैं ना, ये 2 ट्राइगोनल मिलकर हेक्सागोन स्ट्रक्चर बना लेते। हेक्सागोन कैसे, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ईच कॉर्नर रिप्रेजेंट द प्रेजेंस ऑफ कार्बन। और जब ये आपस में मर्ज हो जाते हैं तो ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, तो ये लेयर्स की फॉर्म में। और अगर कभी आपसे पूछा जाए कि भाई ये लेयर्स की फॉर्म में है लेकिन ये सॉफ्ट क्यों है, ये बात याद रखें, ये सॉफ्ट इसलिए है क्योंकि हर लेयर के दरमियान गैप मौजूद है ना, गैप, जिसकी वजह से एक लेयर आसानी से दूसरी लेयर पे क्या कर सकती है, स्लाइड कर सकती है। और जब ये स्लाइड करते हैं तो इसका मतलब जब हम इसे मार्क करते हैं किसी पेपर पे या किसी जो है वो ट्रांसपेरेंट चीज पे, तो ये मार्किंग नजर आती है। यही वजह है कि हम ग्रेफाइट को यूज करते हैं फॉर द पर्पस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस ऑफ द पेंसिल्स। हम इसे पेंसिल्स फॉर्मेशन में यूज करते हैं इसकी सॉफ्ट नेचर की वजह से। और ये बेस्ट कंडक्टर है, बेस्ट कंडक्टर क्यों है भाई, ये बेस्ट कंडक्टर माना जाता है। तो ये बेस्ट कंडक्टर क्यों माना जाता है, ईच कार्बन इज connected with 3 other carbon atoms. And there are number of free electrons. There are number of free electrons which helps in conduction of electricity. These are the covalent crystals जिसको मैंने यहाँ पर आपके साथ डिस्कस किया। लेकिन एक और बात याद रखें, आप में से किसी ने भी इस बात की तरफ निशानदेही नहीं की, लेकिन डायमंड और ग्रेफाइट में एक और फर्क, वो ये कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, चमक जिसे आप कहते हैं, है ना, शाइनिंग जिसे आप कहते हैं, ज्यादा होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जितने भी कोवलेंट क्रिस्टल्स होते हैं ना, अगर मैं कंबाइनली कहूँ तो इन सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ज्यादा होता है। चाहे वो सैंड हो, चाहे वो कार्बोनेंडम हो, चाहे वो कार्बन से बना हुआ कोल ही क्यों ना हो,
अगर उस पर लाइट पड़ जाए तो वो ब्रिलियंसी देता है, चमक देता है। और अगर आप डायग्राम देखना चाहें तो आप कोवलेंट क्रिस्टल्स की, डायमंड और ग्रेफाइट की डायग्राम आप बुक में से भी देख सकते हैं, चैप्टर 2 में से। सही। तो ये किससे रिलेटेड हमने बात की बेटा? इससे रिलेटेड रीजंस आ जाते हैं, आपके पास लिखे होंगे, नहीं लिखे हैं तो जो बातें बताई हैं आप उनको भी अगर अपने जहन में बिठा लेंगे एज अ कॉन्सेप्ट, तो आपको फिर रट्टा लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सही। इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो है एटॉमिक क्रिस्टल्स। मेरी ख्वाहिश है कि एटॉमिक क्रिस्टल्स कल आप मुझे पढ़ाएं, जो कि मेटालिक क्रिस्टल्स कहलाते। आपकी आसानी के लिए मैं बता दूं, all metals are the example of these type of crystals। और इसमें सिर्फ आप मुझे एक बात मिलकर समझाएंगे। मैंने कभी मेटालिक बॉन्ड का नाम नहीं सुना, शायद आपने सुना हो कि मेटालिक बॉन्ड क्या है। मैंने आयनिक बॉन्ड का नाम सुना, मैंने कोवलेंट बॉन्ड का नाम सुना, मैंने हाइड्रोजन बॉन्ड का नाम सुना, मैंने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का नाम सुना, लेकिन मैंने मेटालिक बॉन्ड का नाम नहीं सुना। यस, मैंने नहीं सुना। अब आप सारे मिलकर मुझे कन्विंस करेंगे कि मेटालिक बॉन्ड होता है और ये मेटल्स में ही होता है, किसी और में पॉसिबल नहीं। तो जरा अच्छा है, मजा भी आएगा और आप लोग भी इसे पढ़ के बैठेंगे तो जरा मजेदार सी बात हो जाए। आज की क्लास यहाँ तक रखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू। अल्लाह हाफिज।